होगा मनी बिगेट्स मनी, बट इट इज नॉट लाइक दैट. मनी माइंडसेट बिगेट्स मनी. धीरे धीरे फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना कितना ज़रूरी है और उसको किसी और पर डिपेंड रहना चाहिए अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं इस चैनल के होस्ट डॉक्टर नरेश बंसल, जो एक ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है. हेलो डॉक्टर सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. तो मेरा एक सवाल है आपसे. इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, सब में काफ़ी हद तक, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, इतना परफेक्शन है. कैसे मैनेज होता है ये सब चीज़ें? अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं और इन चीज़ों पे किस तरीके से फोकस कर पाते हैं आप अपने डेली बेसिस पे? हिमांशु जी, होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति उसी काम को करता है या कर पाता है जिसे वो पसंद करता है. अब लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे को आजीविका के लिए पैसे की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, उसके लिए हम व्यापार करते हैं. अपनी इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना होता है. जैसे शुरू के दिन होते हैं, लाइफ के स्टार्टअप्स के जो डेज होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत पैसे के लिए करनी होती है. यदि आप स्टार्टिंग में मेहनत कर लेते हैं, तो जब आपकी लाइफ का थोड़ा सा ऊपर का समय आता है, तो उस समय आप उस चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं. तो उस समय बड़ा मेहनत से, बड़ी रिगरस प्रैक्टिस के साथ डे नाइट को काम कर करके आपको उस तरह से उसको व्यापार को, उस काम को खड़ा करना होता है. फिर उसके साथ साथ आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए. माइंड यदि आपका हेल्दी है, कूल है, तभी आप व्यापार कर पाओगे, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे, तभी आप किसी से ठीक से बात कर पाओगे, सोशल एक्टिविटीज़ में तभी भाग ले पाओगे. यदि आपका माइंड संतुष्ट नहीं है, दुखी है, परेशान है, तो आप उन सब चीज़ों का मज़ा भी नहीं ले पाओगे, ना अपने हेल्थ के प्रति, ना अपने परिवार के प्रति, ना अपने व्यापार के प्रति, ना अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के प्रति. तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आपका माइंड सेट कैसा हो. आपने अक्सर सुना होगा मनी बिगेट्स मनी, बट इट इज नॉट लाइक दैट. मनी माइंडसेट बिगेट्स मनी. जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा. भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, जिसमें एक पिता के 2 पुत्र हैं. छोटे वाला पुत्र बहुत ही लाडला भी होता है और एम्बिशियस भी है. तो उसने क्या किया, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, उसने ज़्यादा कंपनियां ली, ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियां ली, अच्छे से अच्छी जो वो हो सकता था, जो उसके दिमाग में आई, उसने वो सब चीज़ें ले ली. परंतु बड़े भाई ने जो उसको रेजिड्यू मिला, जो उसने कहा कि भाई अच्छा ये तू रख ले, ये इनको दे दो, ये इनको दे दो, वो सब चीज़ें उनको दे दी. परंतु हुआ क्या, आज बहुत ज़्यादा बड़ी दूर की बात नहीं है, अब छोटे वाले भाई ने बैंकरप्सी कर दी है. क्यों? अगर ये बात सत्य होती कि मनी बिगेट्स मनी, तो उसके पास ज्यादा पैसा था, उसके पास ज्यादा धन होना चाहिए था. परंतु बड़े भाई के पास मनी माइंडसेट था, तो उसने मनी माइंडसेट से न जाने कितनी सारी कंपनियां खड़ी कर दी और आज हिंदुस्तान के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना जाता है और हम सब उस पर गर्व कर सकते हैं. तो इसलिए कई बार जो हमारे मुहावरे हैं ना, उनको भी बदलाव की जरूरत हो जाती है. यही कि मनी डजंट अट्रैक्ट मनी, बट मनी माइंडसेट बिगेट्स मनी. तो मनी माइंडसेट अट्रैक्ट्स मनी, राइट. तो इसलिए हम सबसे पहले, अब हमें, जैसे आपने कहा कैसे मैनेज करते हैं, जब भी किसी का स्टार्टअप होता है उस समय उसको बहुत मेहनत करनी ही चाहिए, निश्चित रूप से. दिन रात एक करेगा तभी वो अच्छे फल की प्राप्ति कर सकता है. अब उस समय के बाद और उसी समय हमें थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अपनी फ्यूचर के लिए, लाइक पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करना चाहिए. भाई बहुत सारे रास्ते होते हैं पैसिव इनकम के. उसमें क्या होता है कि यदि आप लाला की दुकान कर रहे हैं या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जब तक काम करते हैं तब तक आपको पैसा मिलता है. जिस दिन आप बीमार हो गए या आपको कहीं जाना पड़ा या कुछ हुआ या सारे काम को आप खुद ही देखते हो, तो उसी टाइम आपकी इनकम बंद हो जाती है. आपका बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लंबी बीमारी आ जाती है, तो आप क्या करोगे? पैसा तो नहीं आ रहा है. तो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको उस तरह पहले से ही एक प्लानिंग करनी है कि भाई पैसिव इनकम चाहे मैं काम करूं या ना करूं, मुझे पैसे लगातार दिन रात सोते सोते भी मेरे पास पैसे आने चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे उसमें कई तरह के काम हो सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट का पैसा है, दिन रात चलता है, सोते हुए भी आता है। इसी तरह से किराए का पैसा है, या एसआईपी का पैसा है, म्यूचुअल फंड्स का पैसा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपने एक बार इन्वेस्ट किया तो वो लगातार बार बार आपके पास दिन रात बढ़ता रहेगा, आपके पास आता रहेगा। तो इस तरह से आपने अपने आप को सिक्योर करना है। जब आप अपने जीवन के अच्छे पड़ाव में आ जाते हैं तो आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले आए। जैसे मैं आज अपने व्यापार को ऑटो पायलट मोड पे लाता हूं, चाहे मैं हिंदुस्तान में रहूं, चाहे मैं वृंदावन जाके कीर्तन करूं, भजन करूं, या मैं जाके दुबई में लेमनेड पीऊं, तो मेरे को पता है कि भाई मुझे किससे बात करनी है, कितनी देर बात करनी है, मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे है। तो मुझे उसके लिए फिर मेरी पैसिव इनकम्स के बारे में मैं बात करूं, मुझे पता है कि मैं चाहे दिन में या रात में मेरे पास निश्चित राशि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। तो इस तरह से यदि हम अपने व्यापार को या अपने काम को इस तरह से ऑटो पायलट मोड पे ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप फ्रीडम फील करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई। अब आती है बात आपके हेल्थ की। Yes. आपका माइंडसेट फ्री है, आपके दिमाग पे कोई लोड नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, तो आप अपनी हेल्थ के प्रति भी सजग रहते हैं। भाई मैं इस धन का, इस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। जब मैं स्वस्थ रहूंगा तभी तो मैं वृंदावन जा सकता हूं, या तभी तो मैं दुबई जा सकता हूं, या तभी तो मैं सिंगापुर का मजा ले सकता हूं। तो मुझे स्वस्थ रहना है। यदि मेरा माइंडसेट अच्छा है, यदि किसी भी व्यक्ति का जब माइंडसेट अच्छा होता है तो वो निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग हो जाएगा, वो उन लोगों के संपर्क में रहेगा, वो अपने जब लाइफ के गोल्स बनाता है, मैनिफेस्टेशन करता है कि मेरे को मेरा स्वास्थ्य मेरी मृत्यु तक कैसा चाहिए, तो वो उस विषय में भी हम काम करते हैं। फिर हमारी सोशल रिकॉग्निशन कैसी होनी चाहिए कि भाई हम जो पैसा या जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे, उसके प्रति हमारा नजरिया क्या है, उसके प्रति हमारा उद्देश्य क्या है। यदि केवल पैसा इकट्ठा करने की नियत से ही काम किया जाता है तो वो फ्रूटफुल नहीं होता। जैसे वही मैंने अभी अंबानी ब्रदर्स का जिक्र आपके सामने किया कि पैसा आ तो गया बट एक निश्चित अच्छा उद्देश्य नहीं है तो वो पैसा रुकेगा नहीं। वो पैसा आपके माइंडसेट के अनुसार के भाई आज इतना आ गया तो मुझे और आगे क्या चाहिए, मेरा कर्सर तो ऊपर जाना ही चाहिए ना, तो मुझे और क्या चाहिए। तो हर आयाम पे, जीवन के जितने भी आयाम हैं, हमें उनको सावधानी से समझना, उनके ऊपर काम करना, उनके ऊपर टाइम देना, ये सब के लिए आवश्यक है। अब जैसे पैसिव इनकम की भी बात करते हैं तो उसमें एक छोटा सा उदाहरण है कि यदि आप आम का पेड़ लगा दो, तो आप एक गुठली लगा दी आपने, 5-7 साल तो उसमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद 200 साल तक उसमें से आम आते रहेंगे। आप हैं या नहीं है, वो पैसिव इनकम इस प्रकार से रहती है कि एक बार आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया या कुछ जितना भी हर साल आपने एसआईपी के थ्रू थोड़ा सा एक पार्ट ऑफ योर इनकम उसमें आपने इन्वेस्ट करते चले गए तो आपका आम के पेड़ की तरह से फल वर्षों तक आएंगे। पैसिव इनकम की आपने बात करी, तो इसके लिए एक इंसान को, एक व्यक्ति को धीरे धीरे फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना कितना ज़रूरी है, और उसको किसी और पर डिपेंड रहना चाहिए अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए? देखिए, नॉलेज तो जितनी भी इकट्ठी करी जा सके, आइदर इट इज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, आइदर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, किसी भी दृष्टि से, और ये 21वीं सदी है, ये तो ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर आपको ज्ञान लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके गूगल में, सब कुछ आपके पास फटाफट मिल जाता है। और जितनी नॉलेज, चाहे आप फाइनेंस की बात करें, चाहे आप हेल्थ की बात करें, चाहे आप न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे आप वेल्थ की बात करें या किसी और चीज की बात करें, तो सब चीजें जितना आप हो सके उससे ज्यादा आपको नॉलेज लेनी चाहिए। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि भाई मेरे को हर चीज की नॉलेज है, तो उसी समय आपका विकास रुक जाएगा। आपने यदि तरक्की करनी है
तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरा ज्ञान का घड़ा अभी खाली है, पूरा भरा नहीं है। तो आपका दूसरा प्रश्न था कि भाई किसी और के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स। यस, आपको आप कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। Who has specialized knowledge about that field. राइट, आप कभी भी सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकते। और यदि आप ये समझते हैं कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, तो वहीं आपके लाइफ के ऊपर जाने की सीढ़ी बंद हो जाती है। आप अपना वो वाला हिस्सा बंद कर देते हैं जहां से आपकी प्रोग्रेस एकदम से बंद हो जाती है। तो जो लोग उस लाइन के एक्सपर्ट्स हैं, उनके विषय में जरूर जाना, उनसे नॉलेज लेनी चाहिए। और जो जिनसे नहीं भी मिलती उनकी ऑटोबायोग्राफीज है, बहुत सारी चीजें आज आपके पास है। दूसरा, उनको हायर करना चाहिए। आप खुद कितना काम करेंगे? ऑटो पायलट पे तो तभी आएगा ना जब आप दूसरे लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको आप जरूरी तो नहीं है ना आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन जाएं, एक अच्छे वकील भी बन जाएं, एक अच्छे हेल्थ सुपरवाइजर भी बन जाए। आप सबकी सब चीजें एकदम से आपके अंदर कैसे हो सकती हैं? हर चीज के लिए आपने देखा होगा, पहले एक डॉक्टर होता था, वो सब चीजों की एक दवाई दे देता था। लेकिन आज एक एक चीज, बाईं आंख, दाईं आंख, नाक, कान, हाथ, गला, सब चीजों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं। तो हम जिस चीज में हमें जरूरत हो उस चीज का, और आज ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा है उन चीजों को अडॉप्ट करना। आपको जितनी देर के लिए, घंटों की सर्विसेज चाहिए तो घंटों के लिए ले सकते हैं। आपको फुल टाइम के लिए चाहिए तो फुल टाइम के लिए। आप अगर चाहें तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको चाहना है कि मुझे करना क्या है और सही दिशा में कदम उठाना है। फिर आपको आपकी मंजिल तक जाने से, पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, काफी कुछ देखा होगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। अपनी लाइफ के कोई भी टफ चैलेंज के बारे में आप बताना चाहें, या कोई टर्निंग पॉइंट के बारे में बताना चाहें, लाइक कोई बिलीफ सिस्टम जो लाइक आप होपलेस सिचुएशन में आपने अपनी जो भी स्ट्रेंथ या नॉलेज या व्हाटएवर आपने गैदर करके उस फेज से आप ओवरकम किया, बाहर निकले, या अपने हालात सही किए, या कुछ भी ऐसा? देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको कभी चैलेंज नहीं आते हैं। हर व्यक्ति के सामने चैलेंज आते ही आते हैं। अब जो व्यक्ति उनके सामने घबरा जाता है तो वो उनका मुकाबला, आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भाग जाती। अगर कबूतर आंखें बंद कर लें तो उसकी मृत्यु नहीं टल सकती। तो हम या मैं या कोई और व्यक्ति हर रोज हर समय चैलेंजेस से गुजरता है। कोई भी कभी किसी ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं होता कि भाई वो चीज उसने सोच रखी हो तब आएगी। हर रोज हर समय हर एक के सामने ऐसे फेजेस आते हैं, और जो लोग हिम्मत से आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से वो हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। रही बात मेरी, मैं शुरू से ही मोटिवेशनल लोगों के बीच में रहा हूं, उनकी स्टोरीज को पढ़ता रहा हूं। मैं कभी नहीं घबराता। कोई भी स्थिति आती है, एक बार के लिए दुखी तो होता है आदमी, परेशान होता है, पर जब उस परेशानी से निकल करके आता है ना, तो वो एक फूल की तरह से खिल जाता है। उसको इतना अच्छा अनुभव होता है, पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाता वो है। ताकतवर, और इतना अच्छा, यस आई हैव गॉट इट, तो मैंने इसको पार कर लिया। तो जब आप लक्ष्य बनाते हैं ना, तो उसमें हर्डल्स तो आएंगी ही आएंगी। यदि नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब आपने अपनी ताकत के, अपनी औकात के हिसाब से अपने चैलेंजेस को, अपने टारगेट्स को सेट नहीं किया है। क्योंकि परमात्मा उतने ही बोझ आप पर देता है, उतना ही तकलीफ आपको देता है जितनी कि आप उठा सकते हैं। तो आप तो हर व्यक्ति के सामने आती हैं। जो लोग मुड़ जाते हैं, जो लोग बैठ जाते हैं, जो लोग पीछे हट जाते हैं, वो लोग वहीं रह जाते हैं। जो लोग उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक कांच का बर्तनों का टोकरा, कांच के सामान का टोकरा लेके जा रहा था। अचानक उसके टोकरे में से एक कांच का बर्तन गिरा और वो टूट गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी परवाह नहीं की, आगे बढ़ लिया। उसको एक नौजवान ने देखा और बोला, अंकल आपने नोटिस नहीं किया, आपके ऊपर से, आपके टोकरे में से एक बर्तन गिर के टूट गया।
उसने कहा मैंने बेटा नोटिस किया है, परंतु मैंने उस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मुझे अपने गंतव्य पे, मुझे अपनी टारगेट पे पहुंचना है, मुझे जहां जाना है मुझे वहां जाना है। यदि मैं इसका यहां बैठ के इसको रोने लगूंगा या मैं इसके लिए बैठूंगा, इसको उठाऊंगा, तो हो सकता है मेरे सिर में से, जो टोकरे में से कोई एक आध और बर्तन गिर जाए और वो और टूट जाए। दूसरा, उससे ना वो बर्तन जुड़ने वाला है बल्कि मेरा टाइम खराब होने वाला है। मैं आगे चलूंगा, मैं इन चीजों को छोड़ करके जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं अपने काम पर, अपने टारगेट पे पहुंच जाऊंगा। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही तो होता है। यदि किसी ने कुछ कह दिया, मेरे रिश्तेदारों ने कुछ कहा, मुझे कोई परेशानी आई, हम उसको लेकर के पकड़ करके बैठ गए। जब हमने उस परेशानी को पकड़ करके बैठ लिया, हम आगे नहीं, उसने मुझे ये कहा था 4 साल पहले कहा था, अब तक वो बात चल रही है, उसको लेकर के पकड़, हाउ वी कैन प्रोसीड, हम आगे जा ही नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते। तो क्या होता है जब हम उसको छोड़ दें, यार ठीक है मुझे तो आगे चलना है, इग्नोरेंस, हाँ इग्नोरेंस भी कह सकते हैं उसको, या ध्यान टारगेट की तरफ। इग्नोरेंस में 2-3 चीजें आ जाती हैं। इग्नोरेंस में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को ना इग्नोर किया जाए, परंतु हमें उस अवस्था, उस स्थिति को इग्नोर करना है। और हमें, यदि हमारा टारगेट दूसरी तरफ है ना, तो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। उद्देश्य लक्ष्य की ओर ध्यान, फोकस लक्ष्य की ओर रखना है। यदि लक्ष्य की ओर ध्यान है ना, तो फिर वो उस चीज पे आप उसमें स्टक नहीं होगे ना। स्टक नहीं होना है हमने, किसी ने क्या कहा, कोई बात बुरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, हमने अपने लक्ष्य को फोकस रखना है। तो जब हमारा फोकस क्लियर है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जो लोग वहां स्टक करते हैं, आप देख लेना 5 साल पहले भी वही थे, 10 साल बाद भी वही थे, वो लोग वही उसी में फंसे हुए हैं। और आप कहाँ हो? तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो उसी वहीं पे फंसे हुए हैं, और बहुत सारे लोग मुझसे भी आगे हैं। तो निश्चित रूप से जिसने फोकस जितना ज्यादा किया वो उतना आगे गया, और जिसने जो स्टक हुआ वो पीछे रह गया, और जो मेरी गति से चला वो मेरे गंतव्य पे पहुंचा। पर्सनली मैं इन लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, मेंटली वीक एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। राइट। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जिनमें ये क्वालिटीज होती हैं जो आपने मुझे बताई, कि चैलेंजेस आ रहे हैं, घबराते नहीं हैं, कुछ चीज़ें बोल दी हैं। डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पे ध्यान ना दे करके हमारा मेन गोल है उस पे फोकस। और दूसरी और मेंटली वीक लोग हैं जो छोटी सी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी सी बातों पे रिएक्ट करते हैं, छोटी सी बातों पे लाइक वही कांच गिर गया, टूट गया, एंड उस पे घंटों बर्बाद करने वाले। ओके, आप रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं? रिलेशनशिप मतलब हर तरह के रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, अपने काम में लेकर के जितना स्टाफ है उन लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, एक हार्मनी जिसको बोलते हैं, इनको किस तरीके से देखते हैं और मैनेज किस तरीके से करते हैं? इसके ऊपर कुछ आप बताएं, कोई एडवाइस अगर आपने सीखी हो अपने एक्सपीरियंस से। रिलेशनशिप की मैं ABCDE बताऊंगा आपको। A stands for acceptance, ओके, affirmations। यदि आप, if you are a child, छोटे बच्चे को तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि छोटे बच्चे का यदि आप थोड़े से बोध जब हो जाता है आपको, 10-12 साल का बच्चा हो जाता है, तब वो उसको ये लगता है कि मेरे पेरेंट मुझे रोकते हैं, मुझे टोकते हैं। एज ए चाइल्ड उसको ये लगता है मुझे, और आजकल हो भी रहा है, पेरेंट्स आर ओवर पेरेंटिंग देयर चाइल्ड। उनके हिसाब से वो उनको रोबोट के हिसाब से चलाना चाहते हैं। 1-2 बच्चा होता है, वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे उठे, ऐसे जाए, ऐसे बात करे, उसको चाइल्ड रहने नहीं देते हैं। तो वो बच्चे के अंदर आता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे रोकते हैं। सभी, हर व्यक्ति, क्योंकि उसको हर व्यक्ति उसकी सफलता चाहता है, पर बच्चा क्या चाहता है? बच्चा खेलना भी चाहता है, बच्चा उड़ना भी चाहता है, बच्चा रोना भी चाहता है, तो अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। पर पेरेंट्स या एनवायरनमेंट क्या चाहता है कि उसको जैसे वो चाहता है उसको बिल्कुल उसको गाइड करे और उसके हिसाब से काम करता हुआ देखना चाहता है। तो एक तो ये द्वंद्व हो गया। अब पेरेंट्स वाली स्थिति में आ गए, तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा ऐसा, तो या उनके पेरेंट्स, तो एक डिफरेंस है। तो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फ्रेंड्स हैं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मेरा फ्रेंड है, मेरी वाइफ है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, गुस्सा करने वाला है, प्यार करने वाला है, किसी से झगड़ा कर लेता है,
कोई भी चीजें ही एंड शी मस्ट बी एक्सेप्टेड। हाँ, यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उस बात को आप जैसे ध्यान करते हैं, तो ध्यान में क्या होता है कि सबसे पहला है कि जब आप बैठते हैं तो कुछ भी शोर हो रहा है तो उसको ये कहा जाता है कि भाई जो हो रहा है ना उसे होने दे, एक्सेप्ट कर लो, जो होना हो, तो उसमें फिर आप बिल्कुल कभी डिस्टर्ब नहीं होते। तो यदि रिलेशनशिप की ए की बात करें तो एक्सेप्ट यदि आपने कर लिया कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरी हस्बैंड या मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, तो आप कूल रहते हैं। आप कोई एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर आप उसकी कमियां नहीं देखते हैं। तो फर्स्ट लेसन इज, और उसके बारे में अफर्मेशंस, अच्छी अफर्मेशंस अपने आप ही बन जाएंगी व्हेन एवर यू। दूसरा है बी है बॉन्ड। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब आपने रिलेशन बनाया है तो एक बॉन्ड होना चाहिए कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसके अंदर मेरे जो कुछ है मेरा है ना, वो मेरे का बॉन्डिंग जब हो जाती है तो फिर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने में ना मजा आता है। थर्ड है सी मतलब केयरिंग है। सी मतलब कंप्लेंट नहीं करना है। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने किसी से कोई रिलेशन बना लिया, तो उससे उसकी कंप्लेंट करने का मतलब क्या है? यदि ये निश्चित रूप से ये बात होगी कि वो आपके अनुसार सब काम नहीं कर सकता क्योंकि ही हैज और शी हैज आल्सो ए माइंड, तो बायस्ड कैसे हो सकता है? वो दोनों का दिमाग एक दिशा में चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सही चीज नहीं है, खुले नहीं है एक दूसरे को। अंदर से जो चीज निकलती है वो निकल देनी चाहिए, और कंप्लेंट ना करके अगर आपको कोई बात, कोई व्यवहार, कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो उसको एक बार उसको हल्के से समझा दिया जाए कि मेरे विचार से ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो सकता है, परंतु ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्या कि वो भी ठीक हो सकता है। कई बार हमें ये लगता है कि नहीं, जब हमारा रिलेशन खराब होता है तो ये बात आती है, नहीं जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। हाँ। पर वो 6 और 9 का एस्पेक्ट अगर देखो, आपकी तरफ से जो 6 है वो मेरी तरफ से 9 है, तो वी बोथ आर राइट। तो हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही तकरार होती है जब हम दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते कि दूसरा व्यक्ति भी कभी ठीक हो सकता है। एक बार एक महफिल में 4 दोस्त बैठे थे। एक ने पूछा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। एक व्यक्ति ने कहा कि जिसका ऑर्डर पहले गया वो पहले आया। दूसरे व्यक्ति ने और भी अच्छा उत्तर दिया, जो पहले पका वह पहले आया। और तीसरे ने तो कमाल ही कर दिया। तीसरे ने कहा कि ना अंडा पहले आया, ना मुर्गी पहले आई, पहले बोतल आई। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि तीनों ही अपनी जगह ठीक हैं। हमारे रिलेशंस में भी क्या ऐसा ही नहीं होता है? हम ये साबित करने पे लग जाते हैं कि नहीं मैं ठीक हूं, जबकि तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से ठीक है। जो उन्होंने जवाब दिया, जो उनके दिमाग में आया, वो जवाब भी कोई भी गलत नहीं है। तो ज्यादातर रिश्तों में जो झगड़े का कारण होता है ना, वो ये बात होती है कि नहीं मैं ठीक हूं या मेरे हिसाब से चलो। परंतु जब आप कंप्लेंट नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बॉन्ड हो जाता है, केयरिंग हो जाते हो, तो फिर अपना पॉइंट केवल रखने के सिवाय आपको जोर देकर के कहने का मतलब अपने आप को दुविधा में डालना है। उसके बाद आता है डी, डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपने रिलेशनशिप को चलाना है। अब आपने रिलेशनशिप का क्या है, आप एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने चीटिंग नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना है कि भाई जिससे कि उसकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ हो, उसको कोई तकलीफ हो। तो उस डेडिकेशन के साथ अगर आप अपने रिलेशन को, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, बच्चों के साथ है, हस्बैंड के साथ है, पार्टनर्स के साथ है, दोस्तों के साथ है, सोशल में है, तो
डेडिकेशन के साथ आप करोगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई बोझ नहीं आने वाला और सामने वाला भी आपकी भावनाओं को निश्चित रूप से समझेगा। एम्पैथी, आपको पूरा उसके साथ एकदम से उसको फील कराना है कि यू आर विद हिम और हर। हमेशा हर रिलेशनशिप में आपकी एम्पैथी हो तो आपके रिलेशनशिप को कोई चैलेंज नहीं है कि कहीं भी दरार आ पाए। कई बार रिलेशनशिप में, मैं विशेष रूप से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूंगा। रोमांस और शादी बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। रोमांस की लाइफ केवल 6 महीने से 2 साल की होती है। ओके। और हम ये समझते हैं कि भाई रोमांस चाहिए। शादी का मतलब रोमांस नहीं है। शादी होते ही जो सबसे पहले चीज खिड़की के बाहर, घर के बाहर निकलती है वह है रोमांस। जैसे आपकी शादी होती है ना, फिर आपको जिम्मेदारियों का बोझ आता है। जबकि रोमांस क्या है, ये 6 महीने की चीज है, चाइना का प्रोडक्ट है, जैसे नो वारंटी नो गारंटी। शॉर्ट टर्म प्लेजर है। शॉर्ट टर्म, ना कोई गारंटी है ना वारंटी है। पहले क्या करते हैं, जैसे किसी से बातचीत हुई, किसी को कोई अट्रैक्टिव लगा, उससे थोड़ी बहुत बात की, फिर सीधा सीधा प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद यदि ना आ गया तो आप लकी हैं, यदि हाँ आ गया तो आप अनलकी हैं। क्योंकि हाँ आ गया मींस आपकी शादी की बात हो जाएगी कि भाई आप पूछो कि भाई शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब आपकी शादी हो गई तो वहां से रोमांस गायब हो गया। शादी होते ही सबसे पहली चीज जो घर से बाहर निकलती है वो रोमांस है। उसके बाद आपको केयरिंग करनी पड़ती है एक दूसरे के प्रति, वही रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। उससे पहले आप फ्री हैंड होते हो, भले ही आपकी कितनी भी बॉन्डिंग हो, जब तक आप एक बंधन में नहीं बन जाते तब तक आप फ्री महसूस कर सकते हैं। Okay. परंतु जब आपकी शादी हो गई तो फिर टिकट फॉर गारंटेड है। तो फिर शादी के अंदर वो सारी जो ABCDE है वो सारी चीज आपको अपनानी ही पड़ेंगी। तो निश्चित रूप से यदि आप शादी करनी है तो हस्बैंड वाइफ को ये ABCDE ये 5 चीजों को अपनी लाइफ के रिलेशनशिप का ये मंत्रा घोट घोट कर पीना होगा, उसके साथ चलना होगा। और फिर आपकी लाइफ को सुंदर होने से, कूल होने से, ब्यूटीफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप उसका जीवन भर मजा ले सकते हैं। Okay. तो रिलेशनशिप के बारे में मेरे पास बहुत अच्छी, जो जिसको मैं कह सकता हूं, कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, यार ये मेरी बात नहीं समझता या ये मेरी बात नहीं समझती। मैं उनको कहता हूं तो आप समझ लीजिए, बस इतनी सी तो बात है। राइट। तो आप समझ लीजिए। तो जब एक व्यक्ति समर्पण कर देता है तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति उसको आज नहीं तो कल बहुत शॉर्ट टाइम में एक्सेप्ट कर लेता है। आजकल के टाइम में जब आपने बात करी है रिलेशनशिप की, स्पेशली एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप की, डाइवोर्सेस रेट्स आर वेरी हाई। ओके। एंड ये इंडिया की बात हो रही है और मैरिजेस नहीं टिक पा रही हैं अब। पहले के मतलब आपके टाइम में, या मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, उनके टाइम में उन्होंने निभा ली अभी तक। दे आर विद ईच अदर राइट नाउ। आई हैव सम, मेरे फ्रेंड्स हैं जो एडवोकेट्स हैं डाइवोर्स के, दे सेइंग कि 1 महीने, हमने सबसे फास्टेस्ट जो डाइवोर्स करवाया वो 3 दिन में करवाया। शादी हुई उसके 3 दिन बाद डाइवोर्स करवाया। तो आने वाले टाइम में ये रेट्स बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन में कहाँ लैग कर रही है एक कपल की अंडरस्टैंडिंग और उनका माइंडसेट, जो नहीं चल पा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं जा पा रहे हैं साथ में? सिंपल ABCDE। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, केवल रोमांस तो बहुत सबसे पहले उड़ जाने वाली बात है। Okay. और जैसे ही शादी हुई, मैंने पहले ही, मेरा तो उत्तर आपसे पहले बताया कि जब आपकी शादी हो गई तो रोमांस तो खत्म होने वाला है। अब कितने सारे चुटकुले बने हुए हैं भाई, पहले आप मेरे को कमल का फूल लाते थे, मेरे को फूल ला के देते थे, अब गोभी का फूल ला के देते हो। तो चीजें परसेप्शन से एकदम से चेंज हो जाती हैं। तो उसके बाद आता है केयर करना, उसका ध्यान रखना, वो उसकी माइंडसेट को समझना। अगर हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ नॉन वर्किंग है तो उसको ये समझना कि मुझे उसका क्या से ख्याल रखना है।
हस्बैंड को ये समझना कि मुझे उसका कैसे ख्याल रखना है, मैं पूरा दिन यहाँ पे काम करता हूँ तो वो पीछे क्या है। तो पहले के टाइम में लेडीज को, जैसे आप मेरी बात कर रहे हैं, अपनी मदर की बात कर रहे हैं, तो उनको क्या होता था, घर का बहुत सारा काम होता था, उसमें वो इन्वॉल्व रहती थी। अब उनके पास इन्वॉल्वमेंट की चीज नहीं है, घर का काम आजकल नहीं किया जाता महिलाओं के द्वारा। तो इसी प्रकार से आदमी जब वो उस पूरा दिन खाली रहती है, या तो वो कुछ काम करे, क्रिएटिविटी में अपने दिमाग को लगाए। बेसिकली बिजी होना सबसे अच्छी बात है। जब तक आप बिजी नहीं होते तो आप फजूल की बातों में, रोमांस तो रहने वाला नहीं है। रोमांस की तो चाइना का प्रोडक्ट है। रोमांस तो 6 से 2 साल की बात है। उसके बाद तो आपको केयरिंग करनी ही पड़ेगी एक दूसरे की, यदि आपको शादी के बंधन में रहना है। और डाइवर्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद देम, विद ईच अदर, गो एंड सेपरेट, तो हो जाओ। परंतु उसके लिए वो सारी चीजों को, जो नेगेटिव सारी चीजें चलती है ना, उसमें फंसे मत रहो। उसमें जब फंस जाता है ना व्यक्ति, वो फिर वो अपनी लाइफ को तबाह कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। और मैक्सिमम केसेस में इंडिया में यही होता है और बाहर में नहीं होता। इंडिया में क्या है कि ना, हम वहां पे स्टक हो जाते। जो भी हमने पहले कहा, किसी ने कुछ कहा या कोई बात है, हम उसको यहाँ पे लगा के रखते हैं। जो लोग इस बात, यार ये फेज है ना, कोई बात नहीं पसंद है। जब एक व्यक्ति कई बार समझ लेता है, दूसरा व्यक्ति ये कानून की वजह से या किसी और वजह से ये समझता है कि नहीं, मैं इसको ऐसे कर दूंगा। बट वो उसको करता है या नहीं करता है, अपने आप को बहुत हार्म करता है, क्योंकि वो दोनों लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब बात नहीं कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग आपको सुनाता, हर टाइम कुछ ना कुछ बात कहता रहता है, उसी में उलझा रहता है। गुस्सा या घृणा, ये घृणा है, ये सामने वाले को नुकसान बाद में करती है, बहुत कम करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जहर आप पी रहे हो और मर कोई और जाए। हाँ। आप ये सोचते हो कि मैं घृणा करूं और मर सामने वाला जाए, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा या घृणा, आप उस घृणा में जी रहे हो, उस परेशानी में पागल हुए जा रहे हो, अपना जीवन का पूरा दिन खराब कर लेते हो, पूरे महीने, पूरा साल, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। आपने डिप्रेशन की बात की, यही तो है। आप जहर पियोगे तो डिप्रेशन में आपने जाना है। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है किसी दोस्तों के साथ हो, कोई फिल्म देख रहा है या कुछ कर रहा है, बट आप उसी में परेशान है। तो आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो वो उस बुजुर्ग व्यक्ति वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, कांच का खिलौना टूट गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है, अपने गंतव्य पे जाना है। तो रिलेशनशिप में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। डाइवर्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, डाइवर्स ले लो, अगर नहीं पसंद है तो ले लो। वैसे यदि आप ABCDE को अपना लेते हैं तो आपको डाइवर्स की बात छोड़ो, छोटे बड़े किसी बाहर के व्यक्ति को, यदि कोई अपाहिज, कोई भिखारी भी जा रहा है, तो अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी लाइफ ऐसे है, तो आपको उसमें स्टक नहीं होते ना। वही वाली बात है, जहां आप स्टक हो गए वहां आपने अपने आप को आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसे ही रिलेशनशिप में आप स्टक हो गए तो आपने आगे बढ़ने से रोक दिया। सिंपल। एक पर्सन की लाइफ में दो ही चीज एक हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, उसके करियर डिसीजन, उसका रिलेशनशिप डिसीजन। रिलेशनशिप डिसीजन लेते वक्त क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व रखे, वो माइंड में रखे। जैसा आपने कहा कि पहली चीज़ जो जाएगी वो रोमांस खिड़की के बाहर जाएगा, ठीक है। आई थिंक जब किसी से मिलता है कोई, तो अट्रैक्शन होकर के मिलता है, एक अट्रैक्शन होता है, एक वाइब होती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसे अपना लॉन्ग टर्म रिलेशन चलाना है तो वो क्या फैक्टर्स देखे कि ये चीज़ें हैं जो मुझे एक बॉन्ड को बांधे रखेगी। बी जो आपने जिक्र किया उसको बांधे रखेगी लाइफ लॉन्ग। तो मेरे को उस डाइवोर्स वाले या फिर कुछ भी सेपरेशन वाले फेज में से नहीं होना पड़ेगा। वी विल अंडरस्टैंड ईच अदर, वी विल, ये लेकिन ये बेस है, ये बेस पॉइंट है, ये चीज़ें, ये क्वालिटीज उस इंसान में होनी चाहिए। कबीर जी का नाम सुना है आपने? एग्जैक्टली। कबीर जी के पास एक व्यक्ति गया कि मैं शादी कर लूं। उसने कहा कल आना दोपहर में। वो व्यक्ति दोपहर में आया। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, कबीर जी ने अपनी पत्नी को आवाज दी, भरी दोपहरी धूप,
कि मोमबत्ती जला करके ला। उसने मोमबत्ती, उसकी वाइफ ने कोई प्रश्न नहीं किया, मोमबत्ती लाई, जलाई और कुछ ढूंढने लगे। कबीर भी ढूंढने लगे और उनकी वाइफ भी ढूंढने लगी। वो व्यक्ति कहता है कि भाई तुम इतनी प्रकाश में, इतनी लाइट में क्या ढूंढ रहे हो, क्या जरूरत है? और इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। तो यदि आप उस अवस्था में जाने के लिए तैयार हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, मैं उसको मूक समर्थन देता हूं, वही एक्सेप्टेंस वाली बात कि मैं एक्सेप्ट करता हूं जो ये कह रहा है, इसके पीछे इसकी सोच है, मैं केवल, अगर नहीं तो सिर्फ एक बात अपनी कह सकता हूं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो उसको मैं बता पाऊं या समझा पाऊं या अपना दिमाग उसमें डालूं। क्या होता है, हम सुनना वही चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं उसी को पसंद करते हैं। हम वो चाहते हैं कि भाई वो सामने वाला वो वाली बात कहे जो मैं सुनना चाहता हूं। हम कहलवाते वही हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो उसका अपना है ना। तो हम क्या चाहते हैं, जो हमें पसंद है वही सामने वाला बोले। तो ऐसे तो रिलेशनशिप ऐसे ही चलेगा। तो यदि आपको रिजल्ट ऐसे चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए उसके अनुसार आपको मोल्ड होना होगा। वैसा काम करने से वैसा ही रिजल्ट आएगा। आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी या काम दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। सो सिंपल। आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी में अभी आप इतने सक्सेसफुल हैं, डिफरेंट फील्ड्स में आपने नॉलेज और सक्सेस हासिल करी है, इसका श्रेय आप ज्यादा किसको देंगे, अपनी मेहनत को या अपनी किस्मत को? ये बात मैं बहुत बार बोला है। देखिए, यदि आपका बैंक में लॉकर है, यस, उसकी एक चाबी आपके पास है और दूसरी चाबी कहाँ है? मैनेजर के पास। मैनेजर के पास है या बैंक के पास है। तो आप समझ लो आपकी चाबी जो है वो मेहनत है। ओके, राइट। और मैनेजर की चाबी है, समझ लो, भाग्य। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके लॉकर में रखा हुआ है कि भाई श्रेय किसको दोगे या क्या एक से काम चल सकता है। तो यदि बैंक का मैनेजर आपकी चाबी लगा ले, अपनी चाबी लगा दे और आपकी चाबी ना लगी हो, तो क्या वो ताला खुल जाएगा? नहीं। और आप अपना ताला लगा दें, अपना ताला लगा ले और उसकी चाबी ना लगाएं, अपनी चाबी लगाएं और उसकी ना लगाएं, तो क्या खुल पाएगा? नहीं। तो मेरे साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, सबके साथ भाग्य भी तभी आपके साथ हो सकता है जब आप कर्म करें, मेहनत करें। अब देखो, आपको भूख लगी हुई है, आप बहुत अच्छे शेफ हैं, अरे रोटी नहीं खाओगे, बना के रख ली, तो पेट कैसे भरेगा, भूख कैसे शांत होगी? तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। एक छोटा सा एक जोक सुनाता हूं। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परमात्मा की भक्ति करने वाला था। सुबह सुबह 4 बजे उठ के मंदिर के दर्शन करने जाता, हर रोज, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, मंदिर के पास जाता, मंदिर में जाता, भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे, भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे, भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे, भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे। महीनों के बाद, सालों के बाद एक दिन भगवान को दुखी होकर प्रकट होना पड़ा। बोले, भगवान अब तो आप आगे मेरी लॉटरी निकाल दो। भगवान ने क्या कहा, अरे भले मानस, जाके लॉटरी का टिकट तो खरीद ले। तो जब आप काम नहीं करोगे, आप कुछ भी करोगे नहीं जो गंतव्य तक जाए, तो भाग्य भी क्या कर सकता है? तो आपको दोनों चीजों को समन्वय के साथ जब आप काम करोगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कई बार भाग्य से चीजें मिल जाती हैं। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिया, बहुत सारे उदाहरण आप अपने जीवन में अपने दोस्तों को देखोगे, बहुत सारों को देखोगे, पैसा आ गया या कुछ भी जो चाहा मिल गया, दैट इज मैनिफेस्टेशन। या किसी कारण से, भाग्य से, किसी का बात कहते ताजा ताजा बाप मर गया, कुछ भी बात, किसी से कुछ भी, कोई भी चीज किसी को हासिल हो गई, परंतु वो ज्यादा दिन नहीं टिका पाया, क्योंकि उसके पास एक सर्टेन उद्देश्य है, उसके पास सर्टेन पर्पस होना चाहिए। चीजें तो प्राप्त हो सकती है बहुत आसानी से, परंतु उसके बाद भी मेहनत करनी है। और अप टू द एंड ऑफ योर लास्ट सांस, आखिरी सांस तक, यदि आपको स्वस्थ रहना है और जीवन का आनंद लेना है, ये जीवन और मृत्यु तो आपके हाथ में नहीं है, परंतु इसको कैसे जिया जाए ये तो आपके हाथ में हो सकता है।
ये दुनिया जब आप आए थे ना, बहुत हसीन थी। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जब हम यहाँ से जाएं हम इसको और खूबसूरत बना के जाएं, वेदर इन टर्म्स ऑफ नेचर, वेदर इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, वेदर इन टर्म्स ऑफ किसी भी तरीके से हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाए इस ब्यूटीफुल अर्थ पे जब हम आए, तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये पर्पस यदि सबका हो तो निश्चित रूप से ये पृथ्वी एक बहुत सुंदर बाग हो सकती है, सुंदर उपवन हो सकती है। ओके हिमांशु जी, जैसे आपने कहा कि जीवन में जब ऐसा फेस आता है कि भाई आदमी दुखी होता है, स्टक फील करता है, कोई होप नजर नहीं आती है, सारी चीजें जिसको ऑड्स बोलते हैं वो हमारे फेवर में नहीं होते हैं, देन उस हालातों में बंदे को, एक इंसान को किस तरीके से अपनी थॉट्स को मैनेज करना चाहिए या अपने चीज़ों को मैनेज करना चाहिए? हिमांशु जी, एक बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। क्या है, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप स्टक हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं किसी भी कारण से, होता है हर रोज लाइफ में कोई ऐसी बात आती है जिसको एकदम से आपको ऐसा सॉल्यूशन नजर नहीं आता, कोई परेशान कर रही है बात, निकल जाइए, घर से बाहर निकल जाइए, कोई पेड़ ढूंढ लीजिए, ओके, कोई नदी ढूंढ लीजिए, कोई पहाड़ ढूंढ लीजिए, कोई समुद्र ढूंढ लीजिए, कोई प्लेन मैदान ढूंढ लीजिए, आकाश ढूंढ लीजिए, और वहां जाकर के उसके सामने उसको बता दीजिए कि मैं यहां पे अटका हुआ हूं। उसके सामने सरेंडर कर दो, जो भी चीज आप चुनो उसके सामने सरेंडर कर दो। नेचर से बढ़िया कोई चीज नहीं है जो आपको हील कर पाए। उसको बोलो कि मैं ना यहाँ पे स्टक हूं, मुझे यहाँ से ना हील करो, मुझे यहाँ से फ्री करो, और उसके सामने पूरी आत्मीयता के साथ अपना जो आपने कहना है वो चीजें कहो, और उसको कहो कि मुझे रिलीज करो, और आप देखोगे कि आप कितने हल्के हो जाते हो। उस फेज से एकदम से आप बिल्कुल ऐसे निकल करके आते हो जैसे कुछ था ही नहीं। मीन्स कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जो आपके दिमाग ने वहां पर इतनी बड़ी बना ली है। तो जैसे ही आप सृष्टि, नेचर से बढ़िया कोई चीज है ही नहीं, उसकी गोद में जाते ही जैसे एक बच्चा माँ की गोद में चला जाता है और वो सब रोना एकदम से भूल जाता है। तो जब आप नेचर को अपनी माँ समझ लेते हो और उसको समर्पण कर देते हो कि इस चीज का मेरे से निदान नहीं है, मैं इसमें फंसा हुआ हूं, मुझे यहां से निकालो, तो निश्चित रूप से आपको इतना हल्का पल मिल जाएगा कि बस किसी दोस्त की जरूरत नहीं है वहां पर, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। बस इस नेचर के सामने जाकर के शेयर करो। और शेयर करने पे मैं एक और बात आपके सामने कहता हूँ कि कभी ना अपनी परेशानियों को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो कारण क्या है, या किसी भी बात को बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाकी। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि मैं फलाने मंदिर में आऊंगा उस दिन। तो वो जो पुजारी था उसने देखा कि राजा ने ये घोषणा की यहाँ पे आएगा, और उसने साज सज्जा की, उसने मूर्तियों की सफाई और मंदिर का एक बहुत सुंदर से वो किया। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने लोगों से पैसे उधार लेके के वो कर दिए। अब जब राजा आया तो राजा ने बहुत कम पैसे उस पुजारी को दिए, मंदिर में चढ़ाए। अब पुजारी डिस्टर्ब कि भाई अब मैं, ये तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया, मैंने तो सोचा था राजा आएगा, उसका मान सम्मान होना चाहिए, अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा पैसा मिलेगा। तो हो गया उल्टा। अब पुजारी को एक दिमाग में बात आई, उसने कहा, एक मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी कि मैं राजा जो मुझे चीजें दे के गया है ना, मैं वो नीलाम कर रहा हूं। ये नहीं बताया क्या। तो किसी ने उसके 1000 रुपए लगाए, किसी ने 10,000 रुपए लगाए, किसी ने 50,000 रुपए लगाए। राजा को ये बात पता चली कि भाई ऐसे तो मेरी बात का अनादर हो जाएगा कि भाई क्या क्या चीज है, पता चल जाएगा ये तो राजा ने क्या कहा कि मैं इस के ना 1 लाख रुपए देता हूं, आप इस चीज को किसी को नहीं दोगे। तो वही बात
राजा को अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको 1 लाख रुपए देना पड़ा और उसकी सारी समस्याएं हल हो गई। तो उसने ये शो नहीं किया कि ये चीज क्या है, ये पैसे क्या है, या पैसे है या क्या है। उसने कहा जो राजा देके गया मैं वो चीज आपको वो चीज नीलाम कर रहा हूं। तो कहने का भाव ये है कि अपनी परेशानी, अपनी चीज, अपनी बात को किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं। व्हेन यू आर स्टक, जब आपको तकलीफ है, कोई ऐसी जगह ढूंढ लीजिए, उसके सामने जाकर के आप हल्के हो जाइए और आप देखिए आपका जीवन उड़ान भरने लग जाएगा। पर लोग बोलते हैं कि अपनी प्रॉब्लम अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ शेयर करते हो तो स्टिल यू फील वेरी लाइट, या एक बोझ उतर जाता है। इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू, बट उसमें आपको यह समझना है कि आज का जो युग है उसमें कई बार ना जब आप सच्चे दोस्त की बात करते हैं ना, तो आपको भी पहले तो वैसा दोस्त होना होगा। हम ना एक जब भी थोड़ी सी भी परेशानी आती है ना, हम उसकी जो बात उसने ऐसे क्षणों में शेयर की है, हम उसको तभी उसका अपना हथियार बना लेते हैं, उसके ही विपरीत। तो इस बात से बचने के लिए ये कहा कि ये बात सत्य है कि उस समय आप रिलैक्स तो हो गए, परंतु उसके बाद जब कोई ऐसी बात आपकी पसंद आपके दोस्त को नहीं आएगी, पेरेंट्स की बात मैं नहीं करता, तो जब उसको दोस्त को आपके को वो वाली बात कोई कहीं पे उस बात को, आपकी बात को ना वो इस्तेमाल कर लेगा। ऐसी स्थिति आती है कि भाई अच्छा आपने अपने ऐसे क्षणों में कोई बात उसके साथ शेयर की और जब कोई उसका टाइम आया, उसके लगा कि उसने आप उसकी बात को ठीक से नहीं समझ रहे या उसके अनुसार नहीं चल रहे, तो आपकी उस बात का नाजायज फायदा उठा लेगा। तो ये यहाँ पर दोस्ती एक व्यवहारिक दोस्ती मैं समझता हूं कि हम नहीं चल रहे हैं। एक दूसरे के साथ उपयोगिता की दृष्टि है हमारी दोस्ती में। यदि आप समझते हैं कि ये मेरा दोस्त है, किसी भी हाल में कुछ भी करे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेचर से बढ़िया दोस्त नेचर को बनाओ ना, परमात्मा को अपना दोस्त बनाओ, पार्टनर बनाओ। मैं कहता हूं आप परमात्मा के सामने, परमात्मा मीन्स नेचर, आप उसको अपना पार्टनर बना लो। आप अपने काम में पार्टनर बना के देखो और आप देखो आपकी उड़ान कहाँ चलने शुरू हो जाती है, कहाँ आप उड़ना शुरू करते हो। आप अपने घर में पार्टनर बनाओ, आप दोस्त बनाओ, आप अपने परमात्मा को मित्र, नेचर के लिए काम करो, नेचर आपके लिए काम करेगी। सिंपल। सो आपके कथन में नेचर और गॉड आर सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? मेरी जो दृष्टि है, जो ये चीजें, जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, यही परमात्मा है। अच्छा। अब अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें, इन विग्रह की बात करें, राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, ये मूर्तियां हम लोगों ने बनाई हुई है, ये हमारी श्रद्धा के केंद्र है। हमें पूजा का हमारा जो तरीका है वो ये नहीं कि हमें उनके सामने आरती करने से हम उसकी पूजा करें। ये इसलिए है कि ये हमारी सोर्स ऑफ प्रेरणा है कि ये हम लाइक उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ, तो उनके जीवन में मान लिया हम राम की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ राम के लिए। जैसे जब वो बच्चे थे, विश्वामित्र आए, उनको ले गए जंगल में हवन करने के लिए, उनको राक्षस तंग करते थे, ले गए, अनएक्सपेक्टेड था। क्या गुस्सा होकर के राम ने कुछ काम किया वहां पर? तो कैसे जिया अपने जीवन को। उसके बाद वहां से वो चले गए जनक के घर पे, जनक के महल में चले गए। वो शादी करने नहीं गए थे, वहां पे धनुष टूट गया, अनएक्सपेक्टेड शादी हो गई। एक नहीं, 4 शादियां हो गई, सब सारे भाइयों की शादियां हो गई। बारात लेके नहीं गए थे वो वहां जनक विश्वामित्र के साथ ऋषि के शिष्यों के हिसाब से गए थे, परंतु वहां अनएक्सपेक्टेड शादी हो गई। घर आए, राज तिलक होने वाला था, फिर अनएक्सपेक्टेड उनका वनवास हो गया। वनवास में चले गए तो पत्नी को उठा करके उसके साथ वो हो गया। तो उन्होंने अपने लाइफ को कैसे जिया, ये समझने के लिए कि हमें कितनी भी बुरी स्थिति हो, हमेशा ऐसी स्थितियां, जो आप मुझसे भी पूछ रहे थे, हमेशा ऐसी स्थितियां आएंगी। तो इसलिए हम उनकी वर्शिप करते हैं, उनसे ये संदेश अपने ऊपर उतारने के लिए। परंतु ज्ञान के अभाव में हम ऐसा करते हैं कि ओम जय जगदीश हरे फलाना ढिमकाना। ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी वहां तक जाने के लिए एक रास्ता है। जब आप पहले
दूसरों को करता हुआ देखते हैं और फिर उसको समझते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको बोध होता है तो फिर आप उसको अंदर उतार सकते हैं। तो वास्तव में चाहे कृष्ण के साथ भी यही है, हर एक व्यक्ति, हर एक जिसको हमने भगवान माना वो नर से नारायण होने की प्रक्रिया है। तो बेसिकली वो भी तो इस एनवायरनमेंट का हिस्सा थे ना। एनवायरनमेंट में तो थे, प्रकृति ब्रह्मांड में है ना। तो इस ब्रह्मांड, उनके अंदर भी सांसें चल रही थी ना, उनकी भी सांसें गई। तो हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आया है, जो इस ब्रह्मांड में आया है, निश्चित रूप से वो किसी ऐसी शक्ति है, जैसे हम इनर उसके अध्यात्म की बात करें तो हमारी आंखें अपने को नहीं देख सकती, हाँ, बाकी सब चीजों को देख सकती हैं। तो यदि हमें अपनी आंखें देखनी है, अपना चेहरा देखना है, तो हमें क्या करना होगा? दर्पण के सामने जाना होगा, शीशा देखना होगा। पर जब आप उसको छूना चाहते हैं, सामने आपके सामने अक्ष दिखाई देता है, उसको छूना चाहते हैं तो वो वहां जाकर के रुक जाता है। वो क्या इशारा करता है कि नहीं ये है, आप ये हो। तो वो इशारा ये कर रहा है कि जो जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो वहां नहीं है। चाहे वो परमात्मा है, चाहे कुछ है, वो यहाँ है। वो इनबिल्ट है, इनर स्ट्रेंथ है। तो आपको सब चीजें ना अंदर ढूंढनी है, तो बाहर कुछ नहीं है। तो वही स्पिरिचुअलिटी है, वही ब्रह्मांड है, वही जब आप ध्यान में बैठते हैं, कूल एंड काम होते हो, तो आप सब चीजों के रूबरू हो जाते हैं। ओके, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के क्या महत्व है और क्या इम्पोर्टेंस है, और आपको स्पिरिचुअलिटी से क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या आपने सीखा अभी तक स्पिरिचुअलिटी के बारे में? देखिए, स्पिरिचुअलिटी को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि भी इसके बेनिफिट क्या है। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी, बेनिफिट्स कह लो या नहीं, आपने बोल दिया, ठीक है। हाँ। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है कि जीवन जीने की कला है। ओके। जैसे आपका जीवन कैसा होना चाहिए, whenever you are cool, calm, composed, कैसे होते हैं? इनर पीस कैसे होती है? आप किसी भी चीज पे रिएक्ट नहीं करोगे जब आप कूल होते हो, जब आप काम होते हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। और जब आप रिएक्ट नहीं करते, जब आप कोई किसी ने कुछ कहा या कोई भी बात हुई तो उसको लाइटली ले सकते हो, समझ सकते हो कि इसका पीछे इसका भाव क्या है, और फिर वो एक्सेप्टेंस वाली बात, रिलेशन वाली बात। तो जब आप कूल होते हो ना, सबसे मेन बात है स्पिरिचुअलिटी का मतलब, आप शांत होते हो, तो फिर आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। रिएक्शन करने से कुछ नहीं मिलता। अच्छा, लड़ाई भी लड़ी जाती है ना, तो राम को आपने कब देखा लड़ाई भी की तो बड़ी शान से की ना, बड़े प्यार से लड़ाई की ना, बड़े प्यार से लड़ाई की। कभी उसको तनाव में लड़ाई जीती जा सकती है? नहीं जीती जा सकती। तनाव में विध्वंस हो सकता है, क्रिएशन नहीं हो सकती। अच्छा, क्रिएशन तो स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में, आनंद में हो सकती है। इस सृष्टि का जन्म भी तो आनंद से ही होता है। तो जब आप कूल होते हो, जब आप आनंदित होते हो, तभी आप सृजन कर पाते हो, अदरवाइज तो डिस्ट्रॉय होता है। लाइफ को यदि कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, सुंदर बनाना है, तो स्पिरिचुअलिटी, और डिस्ट्रॉय करना है सबके हाथ में है। आज के टाइम में सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ हो चुका है, काफ़ी यूसेज हो चुका है। बिना मोबाइल के तो कोई काम होता नहीं है आजकल। तो आपके सिनेरियो में, और लोगों को कहना है कि इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट भी है अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया बेटर है, प्रिंट मीडिया बेटर है, दोनों ख़राब हैं या दोनों अच्छे हैं, या इसका इस्तेमाल कैसे आप कैसे करते हैं, या आप क्या ओपिनियन रखते हैं? वेरी नाइस। देखिए, पहले मैं बात करूंगा प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया आज की जो ओल्ड जनरेशन है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए समझ लो एक प्राण है। आप कहोगे वो कैसे? ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो सुबह अखबार का इंतजार करते हैं। तो वो
साल के अंदर केवल 3 या 4 दिन अखबार नहीं आता, लेकिन उन्हें वो लगता है कि आज कुछ अधूरा रह गया। उनके लाइफ का चाय के साथ वो पूरा अखबार पढ़ लेना, वो उनको एक एनर्जी देता है, वो लगता है कि वो उनका दोस्त है। और वो इसको बनाने में आप क्या समझते हैं, ये 1.5-2 रुपए की जो कॉस्ट है, क्या वो 1.5-2 रुपए की कॉस्ट होती है? इसको बनाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत लगती है। क्या होता है, कोई पूरी रात दिन इकट्ठा करके वो न्यूज इकट्ठी करी जाती है, हर तरह की न्यूज होती है उसमें, हेल्थ की न्यूज, व्यापार की न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, गृहिणियों के लिए अलग, हर चीज का पूरा कंटेंट होता है। तो उसको तैयार करने रात को 12-1 बजे तक उसकी छपाई होती है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सुबह, चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ हो, हर समय 24/7 वो प्रक्रिया चलती रहती है। तब क्या करके हमारे हाथ में सुबह 6 बजे के करीब वो अखबार आता है। और बुजुर्ग लोग, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स ना, इंतजार करते रहते हैं कि मेरा अखबार आएगा और मेरा समय उसके साथ पास होगा। तो वो इनका इतना अच्छा दोस्त होता है कि जिसके विषय में मतलब इतना सुकून देता है, वो पूरे अखबार को 2-2 बार पढ़ सकते हैं और उनको लाइफ की जो खालीपन है ना, वो भरने के काम आता है। तो ये है प्रिंट मीडिया। हालांकि आज की जनरेशन या आज के लोग कई बार ऐसा समझते हैं कि प्रिंट मीडिया बिल्कुल बेकार है, परंतु उसकी महत्ता को जो जानता है वो समझता है। दूसरी बात, आपने कहा सोशल मीडिया में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, इतना ज्यादा ज्ञान, जैसे प्रिंट मीडिया के अंदर क्या होता है कि अगले दिन वो समाचार आता है, कोई बात जाननी है तो अगले दिन हमारे को वो बात पता चलती है। प्रिंट सोशल मीडिया के अंदर जैसी कोई घटना घटी, उसका लाइव टेलीकास्ट आपके पास आ जाता है। तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई प्रश्न चाहिए, जो 21वीं सदी है, ये ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर आपको जो आदमी सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो व्यक्ति कैसे आगे जा सकता है? चीजों को इतना आसान कर दिया है, सारी कैलकुलेशन मिनटों में हो जाती है। कोई इंफॉर्मेशन किसी देश की, किसी जहान की, ऊपर सैटेलाइट्स तक की, सारे आपके व्यूज, सारे आपके जीपीएस, एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिनटों में मिल जाता है। आपको कहीं से भी बस जरा सा उसको टेक्निक सीखने की जरूरत है। तो उसके बाद कई बार जहां किसी चीज का लाभ होता है, किसी चीज का नुकसान भी होता है। यदि आप किसी चीज को, गलत चीजों को ही देखें, गलत चीजों के बारे में ही जानकारी रखें, तो निश्चित रूप से वो हार्मफुल होंगी। आप या किसी दवाई को भी अगर एक्सेसिव रूप में ले लेंगे तो वो भी नुकसानदायक रहने वाली है। परंतु इसका यदि उपयोग अच्छे से किया जाता है तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोनों के दोनों मीडियाज, चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे को खुले हाथों से इसका स्वागत करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे विचार हैं आपके, एंड आई होप ऑडियंस को भी इन विचारों से बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और काफ़ी सुधार आएगा उनके जीवन में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ आज पॉडकास्ट करके। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने ही चैनल पे, अपने ही दोस्तों को, अपने ही ऑडियंस को? यस, थैंक यू दोस्तों। मुझे जो प्रश्न हिमांशु जी ने पूछे, मुझे लगता है कि मैंने उनका ठीक से जवाब दिया है और मैं इनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाया हूं। यदि कोई कमी रह भी गई है तो हम मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें और अपने कमेंट्स नीचे रख सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। एंड अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।